अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इंग्लैंड और फ्रांस परंपरागत शत्रु हैं, इनकी आपस में नहीं बनती। अब आप देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये छोटा सा फासला है। इस समुद्र है बीच में, इसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। इसे तैर कर पार किया जाता है। भारत की आरती शाह, भक्ति शर्मा इत्यादि ने इसे तैर कर पार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये सबसे छोटा समुद्र है, यहां पर इंग्लिश चैनल। फ्रांस की बात हम कर रहे थे। फ्रांस में पहले लुई राजाओं का शासन था, फिर 1789 में क्रांति होती है और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सर्वेसर्वा बनता है। क्रांति हुई है लोकतंत्र की स्थापना के लिए, और कुछ कहानी और घूमती है। जब टॉपिक आएगा तो डिटेल से हम चर्चा करेंगे। और सर्वेसर्वा बनकर उभरता है फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट। यहां मैं ज्यादा चर्चा फ्रांस की नहीं कर रहा, एक बार थोड़ा वर्ल्ड मैप पर चलें, फिर आपको आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सर्वेसर्वा बनने के बाद सारी यूरोप को जीत डालेगा और इस तरह से फ्रांस के गौरव में चार चांद लगाएगा। फ्रांस से नीचे आप दो देश देख रहे हैं, ये है स्पेन और पुर्तगाल, जो कि काफी हद तक समुद्र के अंदर तक चले गए हैं। चारों तरफ से लगभग समुद्र से घिरे हुए हैं। इसलिए पुर्तगाल और स्पेन के लोग नाविक अच्छे होते हैं। यहां के लोग बहुत अच्छे नाविक हैं। यहाँ के लोगों ने ही नए नए देशों की खोज की है। पुर्तगाल, वास्को डी गामा भारत आए, कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका तक जा पहुंचे, अफ्रीका महाद्वीप के केप ऑफ गुड होप, वास्को डी गामा। तो नए नए देशों की खोज यहाँ के लोगों ने की है। ये भी औपनिवेशिक प्रतिद्वंदिता के इस दौर में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों से पीछे हैं, क्योंकि ये कुछ कमजोर देश हैं इनकी तुलना में, लेकिन ये भी औपनिवेशिक प्रतिद्वंदिता में है। अब हम चलते हैं, ये बेल्जियम है, ये हॉलैंड है, इन पर चर्चा हम बाद में करेंगे। हॉलैंड को ही वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी, अभी तो मैंने इसके बीच में बाउंड्री लाइंस बहुत सारी नहीं बनाई हैं। जिस काल की हम बात कर रहे हैं, 1870-71 से पहले जर्मनी छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है। जर्मन भाषा है, एक धर्म है, एक भाषा है, बावजूद इसके जर्मनी के छोटी छोटी रियासतें हैं जो आपस में लड़ झगड़ रही हैं। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। जर्मन लोग चाहते हैं सारा जर्मनी एक हो जाए, ताकि एक राष्ट्र के रूप में जर्मन लोगों को पहचान मिले, एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में। लेकिन राजा अपने राज्यों को गंवाने के लिए तैयार नहीं है। जर्मनी से नीचे ये ऑस्ट्रिया हंगरी है। बाद में इधर नए राष्ट्र बन जाएंगे, स्विट्जरलैंड आ जाएगा, ऑस्ट्रिया अलग देश, हंगरी अलग देश, यहाँ से चेकोस्लोवाकिया इत्यादि नए देश बनेंगे। ये बाउंड्री लाइन अभी बिल्कुल सही नहीं है, समझाने के लिए है। लेकिन जिस काल की हम बात कर रहे हैं, उस काल में ऑस्ट्रिया हंगरी एक बहुत बड़ा देश है। और यदि हम कहें कि यूरोप की तीसरे नंबर की ताकत है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत विशाल था ऑस्ट्रिया हंगरी, काफी बड़ा था, लेकिन इसकी भी दुखती हुई रग है ब्रिटेन के भाग। यदि आप इसके नक्शे को ध्यान से देखें तो ये चारों तरफ से धरती से घिरा हुआ है। इसे समुद्र तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये वो युग था जब यूरोपीय देश समुद्र में उतरकर नए नए देशों में जाकर कमजोर देशों पर कब्जा करके खूब धन कमा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रिया के लिए यह रास्ता बंद है। अतः ऑस्ट्रिया समुद्र तट तक पहुंचने के लिए
तड़फेगा। वो इसका रास्ता क्या निकालेगा, इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। ऑस्ट्रिया से नीचे है इटली। एडी की आकृति का ये बिल्कुल छोटा बन गया है, थोड़ा सा और समुद्र के अंदर है। एडी की आकृति बनती है, वो इटली है। इटली भी जर्मनी की भांति छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ है। अलग अलग राजा हैं, अलग अलग राज्य हैं, लेकिन भाषा इनकी लगभग इतालवी है, इटालियन है। यहाँ के लोग भी एक इटली राष्ट्र के रूप में संगठित होना चाहते हैं, लेकिन ये राज्यों के बीच में ऑस्ट्रिया आ जाता है, ये इन्हें एक नहीं होने देगा। ऑस्ट्रिया का स्वार्थ है, आगे हम चर्चा करेंगे। वेनेशिया, लोम्बार्डी, पर्मा, मोडेना, टस्कनी, सिसिली, नेपल्स, रोम इत्यादि राज्यों में इटली बंटा हुआ है। यहाँ पर सार्डिनिया राज्य है। अब आगे ये पोलैंड है, जिस पर लगभग रूस का कब्जा है। ये यूरोप का पूर्वी भाग आ गया। नीचे यूनान, जो कि उस प्राचीन विश्व का गुरु माना जाता है। अल्बानिया, बोस्निया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया इत्यादि बहुत सारे देश हैं। अभी मैंने बाउंड्री जो बनाई है ये बिल्कुल बदलती रहेगी, बार बार बदलेगी। ये समझाने के लिए आपको ये बाउंड्री, बहुत सारी बाउंड्री बनेगी। यूनान से अलग अलग, मैसिडोनिया अलग राज्य बनेगा बाद में, अभी आप नक्शे पर देखेंगे तो अलग अलग तस्वीर आपको वर्तमान का नक्शा मिलेगा। लेकिन हम आज से 200-300 साल पहले के पीछे से चल रहे हैं इतिहास को समझने के लिए। तो ये उस काल की मैंने बताई। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि यहाँ ये काला सागर है। काला सागर में से होकर इसे डमरू की आकृति बन रही है। इसे डार्डिनल्स व बॉस्फोरस का जल डमरू मध्य कहते हैं। यहाँ से होकर भूमध्य सागर में आया जाता है। और इधर ये टर्की देश है, जो कि एक मुस्लिम देश है। यहाँ तक आपको मैंने यूरोप के नक्शे के बारे में समझाया। और सबसे बड़ी बात, ऊपर रूस है। रूस आधा ये यूरोप महाद्वीप का नक्शा है, आधा यूरोप महाद्वीप में आता है और आधा रूस एशिया महाद्वीप में आता है। तो रूस 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। अब हम बात दोबारा ब्रिटेन से शुरुआत करते हैं। 2 दुखती रग भूमध्य सागर को लंदन झील बनाकर रखना चाहता है। दूसरी, नहीं चाहता कोई यूरोपीय देश जल सेना का निर्माण करवाए। इस काल में इंग्लैंड कमजोर देशों में जाकर वहां पर व्यापार भी कर रहा है, मौका देखकर कब्जा भी कर रहा है, उसे अपना उपनिवेश भी बना रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, खूब धन आ रहा है इंग्लैंड के बाद। आगे चलकर जब पत्थरों की क्रांति हो जाएगी तो वहां से कच्चा माल लेकर आएगा और यहाँ तैयार माल उन देशों में जाकर बेचेगा और इस तरह से खूब धन कमाएगा। तो कुल मिलाकर इंग्लैंड के पास धन आ रहा है, खूब धन आ रहा है और बहुत ही छोटा सा है इंग्लैंड। कृषि योग्य भूमि हम देखें तो बहुत कम है। इंग्लैंड का पड़ोसी देश फ्रांस इंग्लैंड की बजाय क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा है। फ्रांस में लुई राजाओं के खिलाफ 1789 में क्रांति होती है। सेना में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था नेपोलियन बोनापार्ट। वो फ्रांस का सर्वेसर्वा बन जाता है, प्रथम काउंसिल बन जाता है। और ये नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सैनिक ताकत के बल पर एक के बाद एक यूरोपीय देशों को हराता चला जाता है और इस तरह फ्रांस के गौरव में 4 चांद लगा देता है। फ्रांस की प्रतिष्ठा खूब बढ़ जाती है। सारे यूरोपीय देश नेपोलियन के डर से थर-थर कांपने लगते हैं। कोई रास्ता नहीं दिखता नेपोलियन से बचने का।
यूरोपीय देश असमंजस में है, किया जाए तो क्या किया जाए। अतः जब ताकत बढ़ती है तो कमजोर लोगों को कोई ना कोई रास्ता भी अवश्य मिलता है। नेपोलियन अपनी विजय के गरूर में इंग्लैंड को भी धमकाने लगा। नेपोलियन कहने लगा कि यदि इंग्लिश चैनल 2 घंटे के लिए सूख जाए तो मैं इंग्लैंड को तहस नहस कर दूंगा, क्योंकि नंबर 1 की पावर तो इंग्लैंड था। इंग्लैंड को सीधी धमकी दी है कि यदि इंग्लिश चैनल 2 घंटे के लिए सूख जाए तो मैं इंग्लैंड को तहस नहस कर दूंगा। इंग्लैंड के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। जानता है कि जिसने सारे यूरोप को पददलित किया है वो मेरा कट्टर शत्रु है, और मैंने दोनों के बारे में बताया, दोनों परंपरागत शत्रु हैं, कट्टर शत्रु हैं। समुद्र का भी सूखा नहीं करते, ये नेपोलियन की कोरी कल्पना है। लेकिन अब इंग्लैंड के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड के व्यापार को भी नेपोलियन ने हानि पहुंचाई है। अतः नेपोलियन ने जर्मनी के सबसे बड़े राज्य प्रशा, ऑस्ट्रिया, इटली के राज्य सार्डिनिया और रूस, इनके साथ मिलकर नेपोलियन के विरुद्ध एक गुट का निर्माण किया जो नेपोलियन को हराएगा। इधर नेपोलियन अपनी विजयी सेना को लेकर आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगामी वीडियो